मौत एक ऐसा शब्द जिससे दुनिया की लगभग 69% आबादी डरती है। तकनीकी रूप से इसका मतलब है ब्रेन के सभी फंक्शंस का हमेशा के लिए बंद हो जाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह ब्रेन को बचा लें तो हम अमर हो सकते हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स शायद हमें हमेशा के लिए जीने का रास्ता दिखा सकती है। अगर आप विज्ञान और चेतना जैसे ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि रखते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। तो चलिए इस बात को समझते हैं। शुरुआती कोशिशें कैसी थीं? क्या किसी ने सच में ब्रेन को बचाने की कोशिश की? बिल्कुल। एक अमेरिकी न्यूरोसर्जन थे रॉबर्ट वाइट। उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद प्रयोग किया था, एक बंदर के सिर को दूसरे बंदर के शरीर से जोड़ने का। सच में? और वो काम कर गया? कुछ हद तक। वो बंदर सिर्फ 8 दिन ही जिंदा रह पाया। इससे ये पता चलता है कि बायोलॉजिकल तौर पर ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है। तो अगर बायोलॉजी से ये संभव नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर चेतना या कॉन्शियसनेस की भूमिका आती है ना? सही कहा। चेतना को आप हमारे ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। इसी से हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और हमारी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है। तो आइडिया ये है कि अगर किसी की चेतना को कॉपी कर लिया जाए तो उसका पूरा जीवन, उसकी सोच, उसकी यादें, सब कुछ हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। बिल्कुल। वो व्यक्ति एक तरह से डिजिटल रूप से अमर हो जाएगा। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्वांटम मैकेनिक्स इसमें कैसे फिट होती है? इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई। लुई डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे लाइट पार्टिकल और वेव, मतलब कण और तरंग, दोनों की तरह व्यवहार करती है, वैसे ही ब्रह्मांड की हर चीज, यहाँ तक कि हम और आप भी दोहरा नेचर दिखाते हैं। एग्जैक्टली। हम सब एक ही समय में एक ठोस कण भी है और एक फैली हुई तरंग भी। और फिर आया वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने चीजों को और भी अजीब बना दिया। हाँ, वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि हम एक ही समय में किसी क्वांटम पार्टिकल की सही पोजीशन और मोमेंटम नहीं जान सकते। इसने ये साबित कर दिया कि क्वांटम दुनिया अनुमान पर आधारित है, पहले से तय नहीं। और यहीं से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की नींव पड़ी, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, सब कुछ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यही वो प्रयोग है जो मेरा तो दिमाग घुमा देता है। ये असल में था क्या? बहुत आसान है। जब इलेक्ट्रॉन्स को बिना देखे 2 स्लिट से गुजारा गया तो वो तरंग की तरह, मतलब एक वेव की तरह व्यवहार कर रहे थे। अच्छा। और स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब उन्हें देखने की कोशिश की गई। बिल्कुल। जब एक डिटेक्टर लगाकर ये देखने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस स्लिट से गुजर रहा है, तो उसका व्यवहार ही बदल गया। कैसे बदल गया? वो एक कण, मतलब एक पार्टिकल की तरह बर्ताव करने लगा और स्क्रीन पर सिर्फ 2 पट्टियां बनी। संक्षेप में कहें तो जब भी कोई चेतना या कोई मापने वाला डिवाइस उसे देखता है तो इलेक्ट्रॉन अपना रूप बदल लेता है। 1 मिनट, मतलब सिर्फ हमारे देखने के एक्शन से हकीकत बदल गई? हाँ, इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसी आधार पर यह कहा गया कि जब हम क्वांटम सिस्टम को देखते हैं तो वो बदल जाता है। इसने चेतना और क्वांटम फिजिक्स के बीच एक गहरा रिश्ता स्थापित कर दिया। इस कनेक्शन ने तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा होगा, जैसे कि श्रोडिंगर। हाँ, एर्विन श्रोडिंगर ने भी कहा कि चेतना हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में होने वाली एक जटिल क्वांटम घटना है। उन्होंने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। सुपरपोजिशन, जिसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल एक ही समय में अपनी सभी संभावित अवस्थाओं में मौजूद रहता है जब तक कि उसे मापा ना जाए। और मापते ही वो किसी एक अवस्था में आ जाता है। बिल्कुल। और रॉजर पेनरोज ने इसी आइडिया को हमारे ब्रेन से जोड़ा। सही? सही। पेनरोज ने कहा कि हमारा ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम है जो हमेशा सुपरपोजिशन में रहता है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, ये सुपरपोजिशन स्टेट खत्म, मतलब कोलैप्स हो जाती है और चेतना पैदा होती है। हाँ, जैसे अगर मैं कहूँ सेब, तो आपके दिमाग में चल रहे अनगिनत विचार एक खास विचार सेब पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रेन के न्यूरॉन्स क्वांटम प्रभाव के लिए बहुत बड़े हैं। ये एक बड़ी रुकावट थी जब तक स्टुअर्ट हैमरऑफ सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमें न्यूरॉन्स पर नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स के जाल पर ध्यान देना चाहिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स? हाँ, ये जाल अनगिनत संभावनाओं का एक नेटवर्क बनाता है।
जो सुपरपोजिशन के लिए एकदम सही जगह है। तो जब हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो अनगिनत संभावनाएं एक रास्ते पर सिमट जाती हैं और एक खास विचार जन्म लेता है। इस थ्योरी में चेतना को ब्रेन में एक फिजिकल ठिकाना दे दिया। तो इन सब सिद्धांतों का आज के समय में क्या मतलब है? क्या कोई सच में चेतना को कॉपी करने पर काम कर रहा है? यहाँ एलन मस्क और उनकी कंपनी न्यूरालिंक की एंट्री होती है। न्यूरालिंक एक चिप है जिसे ब्रेन में लगाकर उसे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में। एक बंदर पर इसका सफल परीक्षण भी किया गया है जिसमें वो अपने दिमाग से वीडियो गेम खेल रहा था। वाह! तो अगर ये तकनीक सफल होती है तो क्या डिजिटल अमरता सच में संभव है? सिद्धांत रूप में हाँ। इसके 2 स्टेप्स होंगे। पहला, मरने से पहले ब्रेन की चेतना को स्कैन और कॉपी किया जाए। और दूसरा, उस कॉपी को एक कंप्यूटर, ह्यूमनॉइड रोबोट या किसी और मशीन पर अपलोड कर दिया जाए। तो इससे न केवल अमरता मिल सकती है, हाँ, बल्कि हम पलक झपकते ही कोई भी स्किल सीख सकते हैं और शायद एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एक कदम आगे रह सकते हैं। तो मौत के डर से लेकर डिजिटल अमरता के सपने तक क्वांटम मैकेनिक्स और हमारे दिमाग का कनेक्शन सच में हैरान करने वाला है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये चेतना है क्या? और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अगर आपकी चेतना की एक परफेक्ट कॉपी बनाकर कंप्यूटर में अपलोड कर दी जाए तो क्या वो कॉपी सच में आप होंगे या वो बस एक नया जीव होगा जिसे लगता है कि वो आप हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही उपयोगी और जानकारी से भरे वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।